हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग CHSL 2023 टीयर 1 का 3 अगस्त फोर्थ शिफ्ट का जो मैथ का पेपर है उसका सोल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स क्यू इज इक्वल टू 270 प्लस वाई क्यू, एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, देन एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू 270। इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। क्लियर है। और हम लोग को फॉर्मूला पता है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू होता है x माइनस वाई का होल क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर है। तो यहाँ पे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 270, एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 6 का क्यूब हो जाएगा 216 प्लस 3xy और x माइनस वाई है 6। क्लियर है। तो यहाँ पे 3xy का वैल्यू कितना हो जाएगा, 270 में से 216 गया, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 6 में से 1 गया 5। ठीक है, 54 बट्टे और यहाँ पे हो जाएगा 6 3 का 18 हो जाएगा। ठीक है, इसके बदले में यहाँ पे 3xy इंटू 6 है, इसके बदले में मैं लिख लेता हूँ 18xy। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18xy। ठीक है, क्लियर है। या फिर xy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 तिहाई 54, यानी xy इज इक्वल टू हो गया 3। क्लियर है। और यहाँ पे x माइनस वाई जो दिया हुआ है कितना, 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है क्या हो जाता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy हो जाता है। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू मेरा 3 है, 3 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 4 तियाँ 12, या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 48 का रूट अंडर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको तोड़ लेते हैं और 16 3 48 होता है। ठीक है, यानी इसके बदले में हम लिख सकते हैं रूट अंडर 16 गुने 3। 16 जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 4 रूट 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cot a प्लस cos a इज इक्वल टू पी, देन cot a माइनस cos a इज इक्वल टू क्यू, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। क्लियर है। देखिए, सारे में अब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है ना, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किया हुआ है। क्लियर है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले पी स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी cot a प्लस cos a का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी cot स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 cot a cos a। क्लियर है। अब क्यू स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा cot a माइनस cos a का होल स्क्वायर, यानी cot स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2 cot a cos a। क्लियर है। देखिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करते हैं कितना आ जाता है, यहाँ पे cot स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस 2 cot a cos a माइनस cot स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a प्लस 2 cot a
कॉस ए। क्लियर है? कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कट जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 कॉट ए कॉस ए। ठीक है, क्लियर है? और हम लोगों को एक चीज पता है कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और जो मेरा ये कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है, ये मेरा p इंटू क्यू करने के बाद ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिया हुआ है p और q को। ठीक है ना, जब हम लोग p इंटू क्यू करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा। ठीक है ना, और a हमेशा इक्वल होता है कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है ना, यानी p इंटू क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है? तो यहाँ पे कॉट ए और कॉस ए दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट अंडर p इंटू क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे इस फॉर्म में तो कोई आंसर है ही नहीं। अगर ये मेरा दिया हुआ है तो रूट अंडर 16 पी क्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो 4 को जब अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 पी क्यू। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको हमेशा याद ही रखिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे कॉट ए प्लस कॉस ए के फॉर्म में, ठीक है ना, तो हमेशा यही वाला जो इक्वेशन होगा वो फॉर्म करेगा। क्लियर है? या फिर एक और इक्वेशन फॉर्म करता है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर का रूट अंडर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 16 रूट अंडर पी क्यू। इसी दो फॉर्म में क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाती है। धारा की चाल यदि 3 किलोमीटर पर आवर है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करिए। ठीक है, यानी धारा की प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम हुआ। ठीक है ना, अप स्ट्रीम का मतलब होता है नाव की चाल। ठीक है, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। ठीक है, धारा की चाल मान लेते हैं स्ट्रीम। ठीक है ना, स्ट्रीम की चाल। क्लियर है? तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो जाएगा, 50 मिनट में 10 किलोमीटर जाती है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और टाइम मेरा मिनट में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं घंटे में। ठीक है, क्योंकि घंटे में पूछा हुआ है, तो बट्टे 60, यानी 1 0 से 0 कट गया, 1/5 गुने 60, 5 12 60, यानी 12 किलोमीटर पर आवर हो गया अप स्ट्रीम का स्पीड, यानी नाव का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड। क्लियर है? और इसमें नाव का और इसमें धारा का स्पीड दिया हुआ है, यानी स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? यानी n-3 इज इक्वल टू हो गया 12 किलोमीटर पर आवर, या फिर n इज इक्वल टू हो गया 15 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1.7/22 तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। हम लोग को पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है? तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है? तो इसमें इसका वैल्यू पुट कर लीजिए, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, 22 से कम 22, 22 7 29/22 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर होता है 841 और 22 का स्क्वायर होता है 484 -1, यानी 841 - 484 बट्टे
484। 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 3, 13 में से 8 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 357/484 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a + 3b = 14, 2a - 3b = 10। देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं ये मेरा x है और ये मेरा y है, तो मेरा किस फॉर्म में दिया हुआ है, x + y = c और x - y = c। क्लियर है, d मान लेते हैं, ठीक है। ये इस फॉर्म में दिया हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो यानी x का वैल्यू कितना हो जाता है, c + d/2, ठीक है, और y का वैल्यू हो जाता है c - d/2 हो जाता है। क्लियर है, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। a का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 14 × 10 = 24, 24/2 यहाँ पे है, a का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ भी a का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 × 2 = 4, 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 × 6 = 24, 6 आ गया। और b निकाल लीजिए, b कितना है मेरा, b हो जाएगा यहाँ पे, b में कोफिशिएंट है 3 है कोफिशिएंट, इसमें भी 3 कोफिशिएंट है, तो 3 3 6 हो जाएगा बट्टे 6, और 14 में से 10 गया 4। क्लियर है, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी a आ गया मेरा 6 और b आ गया मेरा 2/3 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि a b का मान बताइए, a × b का मान बताइए, तो 6 × 2/3, 3 दूनी 6 यानी 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मेरा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। बाजार में 15,000 के जी संतरे हैं, खरबूजे और तरबूज को मिलाकर मात्रा ज्ञात करिए। ठीक है ना, संतरा दिया हुआ है कितना, 15,000, और ये है मेरा ऑरेंज, और ऑरेंज का परसेंटेज दिया हुआ है कितना, 15%, और हमको खरबूजे और तरबूजे का मिलाकर बताना है। तो यहाँ पे खरबूज हो गया मस्क मिलन, मस्क मिलन हो गया मेरा ये हो गया खरबूज, यानी मस्क मिलन, और बोल रहा है वाटर मिलन, ये हो गया मेरा वाटर मिलन। वाटर मिलन मेरा हो गया ये, यानी तरबूज हो गया। ठीक है, खरबूज हो गया मेरा 5%, खरबूज हो गया मेरा 20%। क्लियर है, तो खरबूजे और तरबूजे को मिलाकर बताना है, यानी 15% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 15,000। ठीक है, ये खरबूज और तरबूज मिलाकर कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, इसलिए 25% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15,000/15 × 25, 1,000 यानी 25,000 kg हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रायंगल ABC में एंगल ABC और एंगल ACB के आंतरिक समद्विभाजक x पर मिलते हैं, तो एंगल BAC का मान बताइए। यदि मेरा कोई ट्रायंगल है ABC, यदि इसका जो समद्विभाजक है और इस एंगल का समद्विभाजक आके मिलता कहाँ पे है, x पे आके मिलता है। क्लियर है, और एंगल BAC मेरा दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। ठीक है, तो हमको ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, एंगल x बताना है, यानी एंगल BXC जो है मेरा क्या होगा, एंगल BXC होता है 90 प्लस एंगल BAC/2। क्लियर है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल BAC मेरा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, 30/2 यानी 15, तो 90 + 15 कितना होता है, 105 डिग्री होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर, वो उसका केंद्र है, वो से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। ठीक है, एक 3 एक 5 है, तो इसका सिंपल सा आंसर इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लीजिए यहाँ पे, ये कोई मेरा सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, सेंटर से एक बिंदु बाहर में है P, इसकी दूरी है कितना,
5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि अगर मान लेते हैं कोई मेरा, अगर कोई यहाँ पे बिंदु है x मान लेते हैं, तो XP का डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका डिस्टेंस क्या होगा। यहाँ पे मेरा 90 डिग्री है, तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये ट्रिपलेट से हो जाएगा 4। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, इसलिए वहाँ पे उसका आंसर 4 हो गया। एक कार्यालय में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कार्यालय में पुरुषों और महिलाओं का औसत क्रमशः 56 kg और 51 kg है, तो कार्यालय में कर्मचारियों का औसत भार ज्ञात करिए। ठीक है, पुरुष को मान लेते हैं P, महिला को मान लेते हैं M। ठीक है, यानी पुरुष मेरा है 2x है, तो मेरा महिला कितना है 3x है। क्लियर है, तो पुरुष का कुल भार कितना हो जाएगा, पुरुष का कुल भार हो जाएगा 56 गुने 2, यानी कितना, 56 दूना 112, 112x। महिला का कुल भार हो जाएगा 51, 51 गुने 3x, यानी 3 एकम 3, 3 पचे 15, 153। ठीक है, दोनों का कुल भार कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 1 6, 1 1 2। ठीक है, तो औसत हो जाएगा क्या, औसत हो जाएगा 265 हो जाएगा टोटल। x हो गया इतना उसका भार हो गया टोटल, और कितना संख्या हो गया, तो 2 व 3 5x कुल संख्या हो गया। 5 से डिवाइड कर लीजिए, x से x कट गया, 55 25, 5 एकम 5, यानी कुल कर्मचारियों का औसत भार हो जाएगा कितना, 51 kg। एक मिनट, कहीं गलत हो रहा है, 55 25 और 5 या 15, यानी 53 kg। ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु चाप BC वाले केंद्र O वाले वृत्त के दीर्घ त्रिज्याखंड के परिधि पर क्रमशः बिंदु A और D पर कोण BAC और BDC को अंकित करता है। यदि एंगल BDC इक्वल टू 73 डिग्री, तो एंगल ABC और एंगल ACB का मान डिग्री में बताइए। अगर ये मेरा सर्कल है, ये मेरा माइनर आर्क हो गया BC, और मेजर आर्क पे मेरा 2 बिंदु है। ठीक है, मेरा 2 बिंदु हैं A और D। क्लियर है, तो बोल रहा है कि तो एंगल BDC मेरा एंगल दिया हुआ है कितना, 73 डिग्री। ठीक है, जब ये मेरा एंगल 73 डिग्री है, तो सिंपल सा बात है, ये वाला जो मेरा एंगल होगा कितना हो जाएगा, ये भी मेरा 73 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, अब बोल रहा है कि एंगल ABC और एंगल ACB, एंगल ABC ये वाला पूरा एंगल और एंगल ये वाला एंगल, अगर हम ट्रायंगल ले लेते हैं ABC ले लेते हैं, तो यदि एंगल में यदि एंगल A प्लस एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल ACB का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल A, और एंगल A का वैल्यू मेरा है 73, तो 73 घटा लीजिए, यानी 160 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले के घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। ठीक है, इस दोनों का अंतर निकालना है, यानी 6a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर होता है। ठीक है, और a का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो अंतर हो जाएगा 2 गुने 12 का स्क्वायर 144, यानी 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बैग का अंकित मूल्य है 1500 रुपया, उस पर 20% की छूट दी जाती है। यदि ग्राहक 1104 रुपये में निवल मूल्य पर बैग खरीदना चाहता है,
तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। ठीक है, पहली बार छूट दी जाती है 20%। यदि 1500 का 20% कितना होता है, 15 दूना 30, 300। ठीक है, यानी 300 का जब छूट दिया तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस ऑन डिस्काउंट ऑफ 20%, 1500 माइनस 300 यानी 1200 रुपया। ठीक है ना। अब उसको डिस्काउंट कितना चाहिए, उसको चाहिए कितना में, 1104 में, तो उसको डिस्काउंट कितना देना चाहिए, उसको चाहिए वो सामान 1104 रुपये में चाहिए। ठीक है ना, यानी उसको डिस्काउंट अभी और चाहिए 96 रुपये का। ठीक है ना, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 96 का डिस्काउंट होगा 1200 पे गुने 100, 1200 से 1200 कट गया, डबल शून्य कट गया, 12 बट्टे 96, यानी अभी भी उसको 8% का डिस्काउंट और चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विक्रेता एक निवेश पर 10% अर्जित करता है, लेकिन दूसरे निवेश पर उसे 10% की हानि होती है। यदि दोनों निवेशों में 1:3 के अनुपात में है तो संयुक्त हानि या लाभ बताइए। देखिए, पहला जो निवेश है उसका वो कितना है, x है, तो जो मेरा दूसरा निवेश है वो मेरा 3x है। ठीक है ना, पहले पे क्या होता है, 10% की हानि, 10% का लाभ होता है, 10% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/10 इसका फ्रैक्शन होता है। ठीक है, यानी ये कितना हो गया, 10x। 10x अगर उसका इन्वेस्टमेंट है तो उसका फाइनल वैल्यू कितना है मेरा, उसका जो भी मतलब फाइनल वैल्यू है, प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस लिख लेते हैं, प्रॉफिट या लॉस। ये मेरा प्रॉफिट को दर्शाते हैं P से प्लस से, तो प्रॉफिट होता है 1 रुपये का। ठीक है ना, तो ये हो गया कितना, 11x, यानी इसमें x का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो कितना हो गया, 11x हो गया। अगर 3x जो है इस पर 10% का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है ना, तो लॉस होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका फ्रैक्शन हो गया 1/10, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, 30x है। ठीक है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 30x है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 30x में से 3x गया कितना, यानी 3x मेरा इसका लॉस हुआ, तो इसमें फाइनल वैल्यू कितना हो गया, 27x। क्लियर है, तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 40x का। ठीक है, टोटल प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, 3x में से 1x चला गया, 2x, यानी 2x का लॉस हो रहा है। ठीक है ना, तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा, परसेंटेज लॉस हो जाएगा 2x/40 इंटू 100, x कट गया, 2 20 से 40, 20 25 100, यानी उससे अभी भी 5% का लॉस हुआ है। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिशा को 75 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो जबकि मोहित उसी पांडुलिपि को करने में पांडुलिपि को 10 घंटे में कॉपी कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो 150 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में कितने घंटे लगेंगे। दिशा को मान लेते हैं D और मोहित को मान लेते हैं M। ठीक है ना, दिशा अगर 75 पेज की करती है 12 घंटे में, तो 150 पेज का कुल है, तो 150 पेज को करने में कितना समय लगेगा, उसको 24 घंटे लगेंगे। और मोहित को 75 पेज को कॉपी करने में 10 घंटे लगते हैं, तो उसको 150 पेज करने में कितना लगेगा, 20 घंटे लगेंगे। दोनों का LCM हो गया 120, 24 25 120, 20 छक्के 120। ठीक है ना, टोटल टाइम कितना लगेगा दोनों को अगर मिल के काम करे तो, 120 काम को 5 और 6 11, 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 दहाँ के 110 प्लस 10/11 आवर, इतना समय लगेगा टोटल, यानी ऑप्शन नंबर 2। यदि साइन P प्लस Q इज इक्वल टू 1, कॉस P माइनस Q इज इक्वल टू √3/2। देखिए, साइन P प्लस Q यानी साइन थीटा, ये अगर मान लेते हैं मेरा थीटा है मेरा। ठीक है ना, तो साइन थीटा 1 कब होता है, जब मेरा थीटा का वैल्यू क्या हो, मेरा 90 डिग्री हो। और इसको भी मान लेते हैं मेरा थीटा, अगर ये मान लेते हैं इसको अल्फा है। ठीक है ना, तो ये साइन कॉस अल्फा जो मेरा √3/2 तभी होगा जब अल्फा का वैल्यू कितना हो, 30 डिग्री हो। ठीक है, तो यानी P प्लस Q का मान कितना है, 90 डिग्री है, और P माइनस Q का मान है 30 डिग्री। ठीक है, तो बोल रहा है P का मान, P की माप बताइए, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 + 30/2,
90 प्लस 30/2, 120/2, 2 सट्ठे 120, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में 4 अलग अलग राज्यों से 4 वर्षों में एक स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को ए से और उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को पी की संख्या को दर्शाया गया है। तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ष 2021 में सभी 4 राज्यों में स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या बताइए। ठीक है, यानी अराइवल का बताना है। ठीक है, 2021 में 2021 वर्ष ये है। ठीक है, इसमें अराइवल में कितने लोग पहुंच रहे हैं, तो सबको जोड़ना पड़ेगा औसत निकालने के लिए। कुल संख्या बटे राज्यों की संख्या, तो कुल संख्या कितनी हो जाएंगे, यहाँ पे 8, 4 12, 7 19 और 9 28 के 8 हासिल 2, 2 व 4 6, 2 व 4 6, 6 या 3 9, 9 व 4 13, 13 2 15। ठीक है, इस पे कितना जीरो, डबल जीरो पड़ जाएगा। ठीक है ना, यानी 15,800। टोटल राज्य कितने हो गए, 1 2 3 और 4 राज्य हैं, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 3 12, 3 और 8, 4 9 36, 2 0 4 25 20, यानी 3950 लोग औसत होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The distance between the centers of 2 circles having radii 24 cm and 80 cm respectively is 48 cm. Find the length of the direct common tangent to the 2 circle. यानी मेरा 2 सर्कल दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, ये मेरा इसका टेंजेंट हो गया और यहाँ पे मेरा 2 सेंटर हो गया। ठीक है ना, दोनों के बीच की मेरी दूरी दी हुई है 48 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस दिया हुआ है, एक का है 24 सेंटीमीटर और एक का है मेरा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। तो बोल रहा है कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी इसका लेंथ क्या हो जाएगा। तो मान लेते हैं मेरा पी क्यू है, तो पी क्यू का लेंथ हो जाएगा √48 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का। ये मेरा R1 है, अगर मेरा R2 है तो R1 माइनस R2 करेंगे कितना हो जाएगा, 24 में से 18 गया 6 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 48 प्लस 6 इंटू 48 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 48 में से 6 गया, 48 से 6 54, गुन्ने 48 में से 6 गया 42। इसको हम लोग लिख सकते हैं 54 को 6 गुन्ने 9, इसको लिख सकते हैं 6 गुन्ने 7, 42 को लिख सकते हैं 6 गुन्ने 7, 54 को लिख दिया 6 गुन्ने 9। 9 बाहर आएगा तो हो जाएगा 3 और 2 6 है, तो यहाँ से 1 6 बाहर आ जाएगा, गुन्ने √7, यानी क्षेत्र का 18 √7 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वित्तीय संस्थान यह दावा करता है कि वह वार्षिक साधारण ब्याज की दर की एक निश्चित दर पर 25 वर्षों के मूलधन को 3 गुना राशि देता है। साधारण ब्याज की दर कितनी है। ठीक है ना, यदि मेरा मूलधन 1 है तो मेरा अमाउंट कितना हो जाता है 25 वर्ष में, 3 गुना हो जाता है। यदि 1 से मेरा तो 3x हो जाता है 25 वर्ष में। ठीक है ना, तो दर कितनी है, दर इज इक्वल टू कितना हो गया, ब्याज हो जाएगा 2x। ठीक है ना, यानी ब्याज गुने 100 बट्टे मूलधन कितना है मेरा x है। ठीक है, तो समय कितना हो गया 25, 1 से x कट गया, 25 चौके 100, यानी 4 दूना 8% मेरा दर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शोभा ने 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 5130 में एक साड़ी खरीदी, तो साड़ी का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है ना, 2 क्रमिक छूट देता है 10% और 5% का, तो इसका एकल छूट कितना हो जाएगा, एकल छूट या फिर सक्सेसिव छूट हो जाएगा 10 + 5 15 माइनस 10 × 25 50 बट्टे 100, यानी 15 माइनस 0.5, यानी 14.5 इसका हो गया एकल छूट। क्लियर है। तो साड़ी का अंकित मूल्य क्या है, 14.5% का फ्रैक्शन कितना हो गया, 14.5 बट्टे
100, ये हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा। ये मेरा हो गया डिस्काउंट, ये मेरा हो गया MRP, मार्क प्राइस, ठीक है ना। तो SP मेरा कितना हो गया, SP हो गया 1000 में से, इसको घटा लीजिए, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 1 गया 8, यानी 855 रुपया बचा, ठीक है ना। और 855 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5130 दिया हुआ है, 5130, ठीक है। और MRP पूछ रहा है, मार्क प्राइस पूछ रहा है, तो मार्क प्राइस कितना है मेरा 1000 है, तो हमको 1000 का वैल्यू निकालना है, यानी 5130 बट्टे 855 गुने 1000, ठीक है। 5 17 85, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0, 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 171, 17 छक दिलो 1300, 6 बार में कट जाएगा, यानी मार्क प्राइस कितना होगा 6000 रुपया। ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3:4 और 6:7 का मिश्रित अनुपात दिया हुआ है 36:x, तो x का मान बताइए। यानी 3:4 और 6:7, तो गुना कर लीजिए 76 का 18:7 चौके 28, ठीक है ना। यानी 18/28 जो है मेरा 36/x के बराबर है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 त्रिका 18, 6 1 36, ठीक है, यानी 3 दूनी 6, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 28 दूनी 56, यानी ऑप्शन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, डायरेक्टली फार्मूला दिया हुआ है। ये जो है हमेशा इक्वल होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab के, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2। यदि 2 वर्षों के लिए 18% वार्षिक दर से संयोजित ब्याज दिया हुआ है 981, तो धनराशि का वर्तमान मूल्य बताइए। देखिए वर्तमान से समझ में आ रहा है कि ये मेरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, CI है मेरा, क्लियर है। तो 2 वर्ष के लिए मेरा 18% का ब्याज है, ठीक है ना, 18% की दर पे है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ CI कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेट फॉर CI, यानी 18 का स्क्वायर कितना 324 होता है, 324 का 24.3, यहाँ पे 18 दूनी 36, 36 3 39, ठीक है ना, 39.24% मेरा इफेक्टिव रेट हो गया CI का, ठीक है। तो और जो मेरा दिया हुआ कितना है 981, यानी इसका वैल्यू मेरा दिया हुआ है 981, तो हमको वर्तमान मूल्य बताना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है, तो हमको 100% का वैल्यू पता करना है। 981 बट्टे 39.24 गुन्ने 100, दशमलव हटेगा तो इधर आके 2 शून्य हो जाएगा, ठीक है। 9 9 81, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 चौके 36, 36 3 39, 3 और 2 9 त्रिका 27, 27 5 54, ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। 4 25 से 100, यानी 2500 रुपया हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 3। यदि 10 अंकों की संख्या इतना है जो 88 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का सबसे छोटा मान बताइए, ठीक है ना। तो इसमें ये जो मेरा 88 है, 88 से विभाज्य होने के लिए वो जो संख्या है उसको 8 और 11 से विभाज्य होना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 से विभाज्य होने के लिए इसका जो ऑड प्लेस का जो सम है और जो मेरा इवन प्लेस का जो सम है, इस दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पहले हम ऑड प्लेस का सम निकाल लेते हैं। 1 प्लस 4 प्लस वाई 4y, 4 3 7, 7 प्लस वाई 7 प्लस एक्स वाई, 7 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया 7 8 15, यानी 15 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया ऑड प्लेस का। अब इवन प्लेस का निकाल लेते हैं।
तो 2 और 3 6, 6 या 5 11, 11, 11 7, 2 और 3 6, 2 3 5, 5 या 5 10, 10 और 17 हो गया, यानी 17 हो गया। क्लियर है? तो 15 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 17 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सबसे छोटा मान बोल रहा है, सबसे छोटा मान के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर सबसे बड़ा मान बोलता तो यहाँ पे हम लोग 11 रखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं? 11 रखते हैं। ठीक है ना, लेकिन सबसे छोटा मान बोल रहा है इसलिए यहाँ पे हम लोग 0 रख के चलेंगे। ठीक है, तो 15 में से 17 जाएगा -2 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है और प्रति माह इतना बचा सकता है, तो उसका कुल खर्चा ज्ञात करिए। यानी 68% मेरा खर्चा है तो मेरा सेविंग कितना हो जाएगा? 32%। ठीक है ना, और इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना? 14,720 रुपया। ठीक है, तो खर्चा बताना है, ये 32 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको खर्चा बताना है, यानी 68% का वैल्यू हम लोग को निकालना है, यानी 14,720 बट्टे 32 गुने 68। ठीक है, ये हो जाएगा कितना? 8 चौके 32, 4 8 32 कर लेते हैं, 4 17 68 हो गया, 17 चौका 68। ठीक है, 8 से कट जाएगा ये, 8 1 कम 8, 8 6 14, 6 4 8 28 64, 3 2 8 चौके 32, 0 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 0 0, 17 चौका 68 के 8 हासिल 6, 17 8 3600, 136 और 6 142 के 2 हासिल 14, 17 कम 17 17 14 31, 17 14 31, 31,280, यानी ऑप्शन नंबर 1। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दी गई तालिका में अलग अलग श्रेणियों के तहत एक विशेष दिन पर रेलगाड़ी ए, बी और सी में आरक्षित बर्थ की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, तो दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। रेलगाड़ी बी और सी में सभी श्रेणियों को मिलाकर कितनी बर्थ खाली है, ये हम लोग को निकालना है। यानी बी में और सिर्फ सी में टोटल 200 है, तो इसमें 190 भरा हुआ है, तो इसमें खाली कितना हो गया? 10। इसमें खाली हो गया 2। इसमें 200 में से 183 भरा हुआ है, तो इसमें 17 खाली है, इसमें 9 खाली है। 400 में से 348 भरा हुआ है, यानी 52 खाली है, इसमें 36 खाली है। 300 में से 215 भरा हुआ है, तो यानी इसमें 85 खाली है और इसमें 9 खाली है। इसमें 500 में से 414 भरा हुआ है, यानी 86 खाली है, इसमें 16 खाली है। सबका सम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 या 6 12, 12 और 9 21 और 5, 6 या 6 12, 12 9 21, 21 5 26, 26 6 32, 32 और 2 34, 34 और 9 43, 43 और 7 50, 50 और 2 52, 52 के 2 हासिल 5, 5 और 1 6, 6 या 8 14, 14, 14 8 22, 22 3 25, 25 5 30, 30 1 31, 31 1 32, यानी टोटल 322 बर्थ खाली है, यानी ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।